आजीविका ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको स्वयं सहायता समूह का जो क्लस्टर लेवल फेडरेशन बनाया जाता है उसके तीसरे दिन का प्रशिक्षण उसके बारे में बताने वाले हैं। पीछे 2 वीडियो बनाकर मैंने पहला दिन और दूसरे दिन का प्रशिक्षण बता दिया। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी और भी कई तरह की जानकारियाँ अपने चैनल पर डली हुई है, तो उनको भी आप देख सकते हैं। तीसरे दिन सबसे पहले 10 से 10:15 या 11 बजे जो भी टाइम फिक्स होता है उस समय पे सभी बहनें आती हैं और आकर अपना अपना नाम प्रार्थना के साथ परिचय देती है और उपस्थिति करवाती है। यानी जो आपका बैठक प्रस्ताव रजिस्टर होता है उसमें सभी अपनी अपनी उपस्थिति यानी सिग्नेचर करती है। पिछली बैठक की समीक्षा की जाती है। CLF बैठक का तरीका बताया जाता है इसमें तीसरे दिन में, और CLF की पुस्तकों की आवश्यकता और उनके प्रकार बताए जाते हैं। सदस्य सदस्यता शुल्क लिया जाता है। अंश पूंजी पर चर्चा होती है। लेखापाल की आवश्यकता यानी आपके समूह में जो BK बुक कीपर होती है वैसे ही आपके ग्राम संगठन में VOA होती है, उसी तरह से CLF में भी अकाउंटेंट यानी लेखापाल की आवश्यकता होती है। तो उसके बारे में, उसके कार्य और उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए उसके बारे में चर्चा की जाती है। फिर लेखापाल का चयन किया जाता है। CLF प्रशिक्षण के तीसरे दिन लेखापाल का चयन किया जाता है। और जो पीछे हमने RGB सदस्यों में से OB चुने थे, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उप सचिव, उनको कैसे बैठना है, किस तरह से वो बैठकर बैठक करेंगे उसके बारे में बताना होता है। तो फिर एजेंडे का विवरण लिखती हैं CRP दीदी। सबसे पहले प्रार्थना करवाती है कि सभी VO के पदाधिकारी, VOA, CLF, CRP ने मिलकर भगवान का भजन गाकर बैठक शुरुआत की। फिर अपना अपना सभी परिचय देती हैं और अपने क्लस्टर का नाम, जो भी अब तीसरा दिन हो गया तो आप अपने, जैसे आपने समूह का नाम रखा वैसे ही आप CLF का नाम भी तय कर लेते हैं और अपने CLF का नाम लेते हुए कि मैं इस समूह की सदस्य हूँ, इस ग्राम संगठन की सदस्य हूँ और इस CLF की सदस्य हूँ और इस तरह से इस पद पे कार्य करती हूँ, और अपना परिचय देती है। फिर उपस्थिति की सभी इतने ग्राम संगठनों में से इतने ग्राम संगठन उपस्थित हुए और ग्राम संगठन अनुपस्थित इतने हुए, ऐसे ऐसे बैठक प्रस्ताव रजिस्टर में लिखा जाता है। फिर पिछली बैठक की समीक्षा है, यानी पिछली बैठक में हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या किया उसके बारे में बात होती है। और CLF का चयन, CLF RGB व इसी का कार्य चयन, CLF के अस्थायी OBs का कार्य वह चयन किया गया, इस तरह से बताकर आगे की प्रक्रिया शुरू की जाती है। फिर CLF की बैठक का तरीका और प्रकार, उसके बारे में आज तीसरे दिन प्रशिक्षण में बताया जाता है। CLF में 3 प्रकार की बैठक का आयोजन किया जाता है। सबसे पहले आम सभा, दूसरे नंबर पे प्रतिनिधि निकाय और तीसरे नंबर पे कार्यकारिणी समिति। आम सभा को GB कहते हैं, जनरल बॉडी, और दूसरी जो प्रतिनिधि निकाय है उसको RGB कहते हैं यानी रिप्रेजेंटेटिव जनरल बॉडी, और तीसरे को कार्यकारिणी समिति यानी EC एजुकेट कमेटी बोला जाता है। तो सबसे पहले जो आम सभा होती है उसमें सभी जितने भी पदाधिकारी होते हैं, ग्राम संगठनों के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, VOA, वो सभी आते हैं, उनको आम सभा बोलते हैं। फिर प्रतिनिधि निकाय RGB, उनमें से जो मेन पदाधिकारी होते हैं, जो 2 पदाधिकारी बुलाए जाते हैं, उनको RGB बोला जाता है। और जो कार्यकारिणी समिति यानी CLF में काम कौन कौन करेगा, किसकी भागीदारी ज़्यादा होगी, उनको EC बोला जाता है। EC यानी एजुकेट कमेटी। फिर RGB बैठक तरीका, अब जैसे आपके समूह में आप गोलाकार से बैठते हैं और ग्राम संगठन में आप U शेप में बैठते हैं, वैसे इसमें CLF में बैठक का तरीका बताया जाता है। CLF में बैठक का तरीका क्या होता है, U शेप में सभी बहनें बैठती हैं। जैसे आपको मैं बताती हूँ कैसे, आप स्क्रीन पे देखिए, इस तरह से U शेप में बैठती है सभी बहनें, है ना। U शेप में बैठकर, और प्रतिनिधि निकाय सबसे पहले सबके सामने बैठते हैं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव। फिर उसके साइड में लेखापाल बैठती हैं। सबसे पहले बीच में बैठती हैं अध्यक्ष, और अध्यक्ष के लेफ्ट साइड में बैठती है उपाध्यक्ष, और उपाध्यक्ष के लेफ्ट साइड में बैठती है कोषाध्यक्ष, और अध्यक्ष के राइट साइड में बैठती है सचिव, यानी उसका राइट हैंड होती है अध्यक्ष की सचिव। और कोषाध्यक्ष के जस्ट बगल में साइड में लाइन से थोड़ा सा साइड में लेखापाल बैठती है। लेखापाल थोड़ा सा साइड में इसलिए बैठती है ताकि उसको बोलने का तो कोई काम होता नहीं, उसको लिखने पढ़ने का काम होता है, तो साइड में बैठ के अपना लेखा जोखा, कोषाध्यक्ष दीदी उनको पैसे लेकर सभी महिलाओं से चेक वगैरह लेकर बताती रहती है और वो लिखती रहती है। फिर सभी U शेप में जो बैठते हैं, तो ग्राम संगठन के जो आए हुए प्रतिनिधि सदस्य होते हैं, RGB रिप्रेजेंटेटिव जनरल बॉडी जो होते हैं, वो बैठते हैं, यानी अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष जो भी वहाँ आती है CLF मीटिंग में, वो बैठती हैं चारों तरफ U शेप में। और
एक साइड सामने स्टाफ बैठता है और दूसरे साइड सदस्यक, यानी आपके ग्राम पंचायत से सरपंच आ गया, ब्लॉक से कोई अधिकारी आ गया, या फिर डिस्ट्रिक्ट से कोई आ गया, या फिर आपके स्टेट से कोई अधिकारी आया हुआ है, वो उस तरह से। और सबसे पीछे एक लाइन में कैडर बैठता है। कैडर यानी पशु सखी, कृषि सखी, ARP, LRP, जितने भी आपके इसमें पदाधिकारी होते हैं, जो नौकरी करने वाली जो कर्मचारीगण होते हैं, वो कैडर बैठते हैं। और यू शेप में CLF के पदाधिकारी बैठते हैं। ठीक है। उसके बाद पदाधिकारी बैठक में अध्यक्ष बीच में बैठती है। जो पदाधिकारी होते हैं इसी में से ही जो चुना जाता है ओबीज, उसमें सबसे पहले बीच में अध्यक्ष बैठती है। अध्यक्ष के दाईं ओर सचिव और बाईं ओर उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष बैठती है। पदाधिकारी के सामने प्रतिनिधि निकाय व कार्यकारिणी कमेटी बैठती है। वह प्रतिनिधि निकाय व कार्यकारिणी कमेटी के पीछे सदस्यक, स्टाफ और कैडर बैठते हैं। कोषाध्यक्ष नजदीकी बाईं और लेखापाल बैठती है। कोषाध्यक्ष के नजदीकी, मैंने ऊपर आपको बताया, बाईं तरफ लेखापाल बैठती है। क्लस्टर संगठन की पुस्तकों की आवश्यकता व प्रकार। क्लस्टर लेवल संगठन के कार्यों को सुगमता से करने के लिए निम्नलिखित पुस्तकें क्लस्टर लेवल संगठन पर संधारित की जाती है। आवश्यकता के अनुसार इसे बढ़ाया जा सकता है। यानी क्लस्टर लेवल फेडरेशन में वैसे तो 19 बुक होती है, कितने 19 पुस्तकें होती है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो बढ़ाई भी जा सकती है, क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा काम क्लस्टरों में हो जाता है। CLF में बहुत सारी दीदियाँ बहुत एक्टिव होती है, बहुत सारे काम करवाती है अलग अलग तरह के, तो आवश्यकता के अनुसार इनको बढ़ाया भी जा सकता है। और बैठक प्रस्ताव हर 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने या साल भर में भर जाती है बैठक प्रस्ताव पुस्तिका, तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। पुस्तकों के नाम क्या क्या हैं, तीसरे दिन पुस्तकों के नाम भी बताए जाते हैं। सबसे पहली पुस्तक का नाम होता है बैठक प्रस्ताव एवं उपस्थिति पुस्तक, यानी जिसको महापुस्तक भी बोला जाता है, बैठक प्रस्ताव और उपस्थिति पुस्तक, जिसमें उपस्थिति होती है। फिर एक सादा लाइनदार रजिस्टर होता है 2 नंबर पे, और फिर तीसरा सदस्यता रजिस्टर होता है। चौथा रसीद पुस्तक होती है, जो महिलाएं, जो भी दीदियां अपने ग्राम संगठनों की किस्त ब्याज वगैरह चेक से लाती हैं, उनको रसीद दी जाती है, उसके लिए रसीद पुस्तक। फिर प्राप्त वाउचर, उनको वाउचर दिए जाते हैं, उसकी पुस्तक होती है। फिर भुगतान वाउचर होता है, जो भी भुगतान करते हैं उनको भुगतान वाउचर दिया जाता है। फिर नगद पुस्तक, नगद किस किस ने दिया उसकी भी एक पुस्तक होती है। उसी में नगद में ही बहुत सारी चीज़ें, नगद में पैसे लगते हैं, वो भी लिखे जाते हैं। इनके बारे में किसी दिन और वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। साधारण खाता भाई एक पुस्तक होती है। फिर 9 नंबर पुस्तक होती है ऋण पुस्तक, जिनको ऋण दिया उसके बारे में लिखा जाता है। फिर 10 नंबर ग्राम संगठन व्यक्तिगत पास पुस्तक, यानी जैसे आप समूह में आपको डायरी दी जाती है, पास पुस्तक दी जाती है, वैसे ही ग्राम संगठन समूहों को देता है पास पुस्तक। उसी तरह से CLF में भी ग्राम संगठन व्यक्तिगत पास पुस्तक, यानी उस गांव के उस ग्राम संगठन से दीदी आई है तो उसकी भी एक पास पुस्तक होती है। और वो जो इसी मेंबर होते हैं उस ग्राम संगठन के, उनको वो पास पुस्तक दी जाती है। और वो जब भी आते हैं मीटिंग में यानी बैठक में, वो लेकर आते हैं और उसमें सारा अपना लेन देन जो भी बातें होती है वो सब लिखवा कर लेकर जाती है। 11 नंबर पे होती है DCB रजिस्टर। DCB आपकी जो बनती है उसका रजिस्टर होता है। फिर चेक प्राप्ति व चेक भुगतान रजिस्टर होता है। बैंक खाता शेष राशि का समन्वय सूची रजिस्टर होता है। CLF कर्मचारियों का मानदेय रजिस्टर, यानी जितने भी CLF में आपके कर्मचारी होते हैं, कम से कम 10-12 कर्मचारी CLF में हो जाते हैं, छोटे मोटे करके, उनको मानदेय वगैरह देने का एक रजिस्टर होता है। नहीं तो याद नहीं रहेगा ना, जैसे 6 महीने पहले किसको क्या कितना दिया, किसने कितना वर्क डन दिया, तो सारी चीज़ें रजिस्टरों में मेंटेन करनी होती है। फिर स्टॉक रजिस्टर होता है, स्टॉक यानी कितना सामान हमारे पास स्टॉक में है। फिर संपत्ति रजिस्टर, अपने CLF यानी क्लस्टर लेवल फेडरेशन के पास कितनी संपत्ति है। फिर बचत रजिस्टर, और फिर मासिक प्रतिवेदन, जो आपका मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है उसको MPR बोलते हो, उसी को मासिक प्रतिवेदन कहते हैं। लास्ट 19 नंबर पुस्तक ये होती है। पहले थोड़ी ज़्यादा होती थी, अब थोड़ा सा काट पीट के इनको थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि उन पुस्तकों की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। फिर पुस्तक संचालन की परिभाषा। पुस्तक संचालन, क्योंकि आज बुक की चुनी जाती है तीसरे दिन, तो पुस्तक संचालन की परिभाषा बताई जाती है। क्लस्टर संगठन में लगातार होने वाले आर्थिक लेन देन को गुणांक सूत्र के अनुसार पुस्तक में लिखने के ढंग को पुस्तक संचालन कहते हैं। ठीक है। जो भी लेखा जोखा होता है उसको लगातार आर्थिक, और जो भी आपका वहाँ पे संपत्ति स्टॉक वगैरह होता है उसको लिखने का, और लेन देन को गुणांक सूत्र के अनुसार पुस्तक में लिखने के ढंग को पुस्तक संचालन कहते हैं। CLF की पुस्तकें लिखने से फायदा क्या होता है?
अब कोई कहे कि सीएलएफ की पुस्तक क्यों लिखी जाती है, क्या मतलब बनता है, तो उसके बारे में भी बताया जाता है कि सीएलएफ पर सदस्य ग्राम संगठन का विश्वास बढ़ता है। लिखा पढ़ी रहेगी तो बहनों का विश्वास बढ़ता है, सामने ही सबके वही चीज़ें लागू होती है। जैसे स्वयं सहायता समूह में भी आपको आपके सामने लेखा जोखा होता है, वैसे ही ग्राम संगठन में होता है। उसी तरह से आपके सीएलएफ में भी लेखा जोखा लिखा जाएगा तो दीदियों का ग्राम संगठनों का आप पर भरोसा बढ़ता है, हिसाब किताब सही रहता है, सीएलएफ के लेन देन के बारे में मालूम होता है, सीएलएफ के कामकाज का पता चलता है, सीएलएफ पर सदस्य ग्राम संगठन की पारदर्शिता बढ़ती है, नियम पालन के बारे में मालूम होता है, सीएलएफ के इतिहास का पता चलता है, यानी 3 साल पहले आपके सीएलएफ में किस तरह से क्या, किस दीदी ने क्या लिया था, क्या दिया था, क्या क्या काम हुआ था, वो इतिहास का पता चलता है। ऑडिट करने में आसानी रहती है, जब आपके ऑडिटर आते हैं आपके सीएलएफ में तो ऑडिट करने में आसानी रहती है कि ये इसी तरह से ये सीएलएफ चल रहा है और इसमें ये चीज़ें हो रही है, तो उसमें आसानी रहती है। सीएलएफ की निधि योजना मालूम होती है, पदाधिकारियों का बदलाव मालूम होता है, सरकारी योजनाओं के बारे, यानी कि आपके जो पदाधिकारी हैं उनको अगर आपने चेंज किया है तो भी उसमें पता रहता है कि आपने इस समय पे इतने टाइम में पदाधिकारियों को, यानी अध्यक्ष सचिव, कोषाध्यक्ष सचिव, उपाध्यक्ष वगैरह को अगर आपने चेंज किया है तो उसका पता चलता है। सरकारी योजनाओं के बारे में मालूम होता है, सामाजिक कार्यक्रमों के बारे में मालूम होता है। जितनी भी चीज़ें आप सीएलएफ में जब आप बैठक करते हैं तो उसमें जो भी आप निर्णय लेते हैं उसको लिखा पढ़ी करते हैं, इसलिए उसको लिखा रहने के कारण आपको सब पता रहता है। लेखापाल की चयन प्रक्रिया और योग्यताओं के बारे में आज के दिन पता चलता है। कम से कम 12वीं पास लेखापाल होनी चाहिए, उम्र उसकी 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ग्राम संगठन सहायिका जैसे अनुभव होना चाहिए, उसी क्लस्टर से संबंधित व्यक्ति होना चाहिए, यानी जो इसकी अकाउंटेंट बनेगी वो किसी न किसी ग्राम संगठन की ही सदस्य दीदी होनी चाहिए। गणित में ज्ञान उसका अच्छा खासा होना चाहिए, क्योंकि सीएलएफ में बहुत सारा लेन देन होता है और बहुत सारा छोटा मोटा लेखा जोखा उसको जोड़ना घटाना ये सारी चीज़ें होती है, तो गणित का ज्ञान उसको अच्छा खासा होना चाहिए। विवाहित महिला होनी चाहिए। विवाहित होने का कारण ये है कि अगर कोई अविवाहित दीदी है तो वो हो सकता है उसकी 6 महीने साल भर में शादी हो जाए तो फिर अकाउंटेंट नहीं, क्योंकि उसको ट्रेनिंग करवाने में सरकार का बहुत सारा खर्चा लगता है और मेंटेनेंस में भी बहुत दिक्कत आती है। तो अगर विवाहित है तो उसकी तो गारंटी होती है कि वो कहीं नहीं जाने वाली, वो वहीं उसी गांव में रहेंगी और उसी ग्राम संगठन की समूह के सदस्य रहेंगी। तो सीएलएफ की जो अकाउंटेंट होती है वो विवाहित होनी जरूरी है। गरीब, अति गरीब परिवार से संबंधित होनी चाहिए ताकि उसका आजीविका संवर्धन भी हो सके। सहनशील और सेवा भाव वाली होनी चाहिए। जो अकाउंटेंट होती है सीएलएफ की उसको सहनशील यानी बहुत ही पोलाइट होना चाहिए और सेवा भाव वाली, यानी उसके मन में बहनों के प्रति सेवा भाव का और आदर सम्मान होना चाहिए। ईमानदार होनी चाहिए, अगर इतना बड़ा लेखा जोखा ईमानदार नहीं होगी तो गड़बड़ करने लग जाएगी। समय पालन करने वाली होनी चाहिए, समय पे आने वाली होनी चाहिए, यानी जब भी आपकी सीएलएफ की मीटिंग है तो आधा घंटे पहले या 1 घंटे पहले सारी चीज़ें टाइम से लिखा पढ़ी करके वो आएंगी और सबसे बाद में जाएंगी। वीओए सहायिका न होने पर एसएचजी की बुक कीपर सदस्य रख सकते हैं, यानी अगर कोई दीदी आपको लगे कि वीओए यानी विलेज ग्राम संगठन की जो बुक कीपर होती है वो अगर नहीं हो तो एसएचजी की यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप की कोई बी के सदस्य को भी आप रख सकते हैं, जिसके एसएचजी की 50 बैठक होनी चाहिए, यानी समूह में उसने 50 मीटिंग जब तक लिख दी हो तो इस तरह से उस दीदी को बनाया जा सकता है। फिर लेखापाल की क्या क्या जिम्मेदारियां होती है, ये सारी जिम्मेदारियां उसको उस जिम्मेदारियों के बारे में बताकर फिर लेखापाल का डिटेल लिखा जाता है और सारी दीदियों को दूसरे चौथे दिन आने के लिए सभी को धन्यवाद बोलकर और धन्यवाद प्रस्ताव लिखकर सभी के हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर करवाकर वीओ के पदाधिकारियों के सभी के हस्ताक्षर करवाकर और सभी दीदियों को राम राम कहकर भेज दिया जाता है। और इस तरह से तीसरे दिन का प्रशिक्षण भी पूरा हो जाता है। दिन में दोपहर में लंच वगैरह का भी आयोजन होता है, नाश्ता खाना सब वहीं होता है, क्योंकि दीदियाँ 10 बजे से लेकर शाम को 5:30-6 बजे तक क्लस्टर लेवल फेडरेशन की प्रशिक्षण के लिए उस गांव में या फिर उस ब्लॉक में उस शहर में आती है जहाँ पर आसपास की सभी दीदियाँ एक जगह एकत्रित हो सकती है। तो ये था तीसरे दिन का प्रशिक्षण। अगले वीडियो में हम चौथे दिन के प्रशिक्षण में सीएलएफ में क्या क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। वीडियो अगर पसंद आते हो तो आप लाइक ज़रूर से करो और कमेंट करके मुझे पूछ भी लिया करो कि आपको क्या समझ में नहीं आया। कुछ भी अगर आपको इसके अलावा भी कुछ चाहिए होता है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूँगी। सभी का वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।